बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बेटा, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे बेटा। अच्छा बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं एजुकेशन का, ठीक है। और अभी लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर लिया कल, उसमें हमने जो टॉपिक कवर किया वो था बरे सगीर में बरतानवी निज़ाम तालीम की खसूसियात, ठीक है। आज हमने पढ़ना है जनूबी एशिया में मुसलमानों की तालीमी तहरीकात। बेटा, जब अंग्रेज़ आए यहाँ पर, उन्होंने अपना निज़ाम तालीम इंट्रोड्यूस करवाया, तो उस निज़ाम तालीम में हर चीज़ एंटी इस्लाम थी। उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकॉनमी था, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन था, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग था, कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग था, सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे रिलीजियस कॉन्सेप्ट से डिफरेंट थे। तो जो नतीजा था वो क्या था कि मुसलमान, बरे सगीर के मुसलमान उठ खड़े हुए और उन्होंने तहरीकात चलानी शुरू की ताकि जो मुसलमानों का निज़ाम तालीम है उसको रिवाइव किया जा सके, ठीक है। यहाँ पर जो पहला टॉपिक आपके पहला पेज आपके सामने ओपन है, ये बेसिकली वही बैकग्राउंड है, वही हिस्ट्री है। इसको हम देख लेते हैं। 1757 से 1947 तक दौरे गुलामी जो था वो मुश्किलात का दौर था, ठीक है। और मुसलमानों को पीछे पीछे करने की कोशिश थी, हिंदुओं को आगे लाने की कोशिश थी, लेकिन जो मुसलमानों की तहरीकात थी उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, ठीक है। 1757 में बंगाल पर अंग्रेज़ों के हमले के बाद बरे सगीर के जो मुसलमान थे अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करते रहे, लगातार कोशिश करते रहे, ठीक है। लेकिन फिर जंगे प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला, मैसूर की जंगों में फतेह अली खान टीपू और फिर अहमद शाह अब्दाली की कोशिशों में और सर सैयद अहमद शहीद जो हैं उनकी तहरीक जहाद, ये सारी मुख्तलिफ कोशिशें थीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इसे बदकिस्मती कह लें कि हमें किसी में भी कामयाबी नहीं हुई और 1857 में फाइनली हम हार गए, ठीक है। लेकिन इसी दौर में हज़रत शाह वलीउल्लाह जो हैं उन्होंने अपनी तालीमात और तहरीक शुरू की, ठीक है। और शाह वलीउल्लाह की तहरीक के बाद बहुत सारी और तहरीकें उनके बाद जो हैं वो उभरी और उन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों का जो दौरे हुकूमत था उसकी याद ताज़ा की और मुसलमानों को याद दिलाया कि वो किस कौम का हिस्सा हैं और उनका माजी कितना शानदार रहा, ताकि वो मज़ीद अपने मुस्तकबिल को और अपने हाल को बेहतर करने के लिए कोशिश करें, ठीक है। बेसिकली अभी इतना सारा इंट्रोडक्शन हम नहीं पढ़ेंगे, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। हम डायरेक्टली शुरू करते हैं तहरीकात को। अच्छा जी, पहली तहरीक हमारे पास तहरीके देवबंद, ठीक है। तहरीके देवबंद का पस मंज़र देख लीजिए कि जब बरतानवी कब्जा हो गया हिंदुस्तान पर, अंग्रेज़ों ने नया तालीमी निज़ाम कायम किया तो हिंदुओं ने तो बहुत जल्दी कबूल कर लिया। तो क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था, वो पहले भी महकूम थे, मुसलमानों के अंडर थे, अभी सिर्फ उनके लिए हुक्मरान बदले थे, वो तो अपनी पोजीशन वहीं पर थे। पहले वो मुसलमानों की तालीम सीख रहे थे, अरबी और फ़ारसी, अब वो अंग्रेज़ी को सीख रहे थे, ठीक है। लेकिन मुसलमानों की जो कंडीशन थी वो डिफरेंट थी। वो पहले हुक्मरान थे और अब वो गुलाम बनने को तैयार नहीं थे, ठीक है। वो जानते थे कि अगर उन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कर ली तो जो उनकी रवायात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और वो जानते थे कि जो नया तालीमी निज़ाम है वो मुसलमानों को मगरिब परस्ती की तरफ ले जाएगा, मुसलमान अपने दीन से दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर मुसलमान तहरीक चलाने निकले, ठीक है। यहाँ पर देखिए मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी और उनके उल्मा, इन्होंने 20 मई 1866 को मौलाना नानतवी जो हैं उन्होंने सहारनपुर के एक कस्बे देवबंद में एक मदरसे का आगाज़ किया और उस कस्बे के नाम से इस तहरीक का नाम भी तहरीके देवबंद पड़ गया, ठीक है। मौलाना नानतवी मौलवी ममलूक के शागिर्द थे जो हज़रत शाह वलीउल्लाह की तालीमी जो फ़िक्र है उसको मानते थे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है। अगर आपसे पूछ ले कि तहरीके देवबंद का आगाज़ किसने किया, कब किया, तो ये MCQs के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ज़रूरी है। पहले सरबराह मौलाना मोहम्मद याकूब नानतवी थे और पहले शागिर्द मौलाना महमूदुल हसन थे, ठीक है। 9 साल तक मदरसा अपनी इब्तदाई हालत में रहा,
پھر نئی تعمیرات کے بعد آہستہ آہستہ ایک بڑے دارالعلوم میں اور علمی مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا جو بیسک مقصد تھا وہ تھا حکومت سے مکمل لا تعلقی، کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور ہم حکومت سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ آمدنی کیونکہ مستقل نہیں تھی تو پھر مسلمانوں سے رابطہ کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس سے دارالعلوم کا تعارف بھی دور دور تک پھیلا اور شاگردوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اسباب دیکھیے وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے تحریک دیوبند کو سامنے لانے پر مجبور کر دیا علماء کو۔ محرک دیکھیے اسلام کا احیاء۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں نے اپنا عروج دیکھا، جو ان کا ایک کلچر ہے، ان کی ایک تہذیب ہے، ان کا مذہب ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اس کو کسی طرح سے واپس لے کر آئے۔ تو انہوں نے تمام ان کا مقصد جو تھا وہ دین، اسلام اور اسلامی علوم کی اشاعت تھا۔ تو انہوں نے اپنا الگ نصاب بنایا جو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا دیکھیے، دوسرا اہم مقصد کیا تھا؟ تبلیغ اسلام۔ جیسے کہ بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیوں نے عیسائیت کی تعلیم دینی شروع کر دی تھی، مشنری ادارے بنانے شروع کر دیے تھے، تو مسلمانوں نے بھی اپنا نظام تعلیم بنانے کی کوشش کی، جس کا مقصد بھی یہی ہوتا کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکیں، اسلام کی تبلیغ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تحریک دیوبند کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی امتیازی خصوصیت دیکھیے، برصغیر کے مختلف تعلیمی روایات میں توازن۔ اس میں معقولات بھی شامل تھیں، منقولات بھی شامل تھیں، علم الکلام بھی شامل تھا، تمام رجحانات لوگوں کے شامل تھے، ٹھیک ہے۔ تینوں پہلوؤں میں توازن رکھا گیا، معقولات میں، منقولات میں اور علم الکلام میں، ٹھیک ہے۔ ان تینوں میں توازن رکھنے کی کامیاب کوشش کی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر دینی تعلیم کا تحفظ، کیونکہ یہ ان کا بیسک مقصد تھا تو انہوں نے اس کو بڑے احسن طریقے سے پورا بھی کیا، ٹھیک ہے۔ ہزاروں طلبہ یہاں سے فارغ ہو کر نکلے اور انہوں نے آگے مزید اسلام کی جو ترویج ہے، اسلام کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا۔ پھر عملی فنون کی تیاری ہے، صرف مذہبی تعلیم نہیں تھی بلکہ لوگوں کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے مختلف فنون بھی سکھائے جاتے تھے، مختلف سکل سکھائی جاتی تھیں، جس میں میڈیسن یعنی کہ طب، اس کی تعلیم خاص طور پر اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ خوش خطی یا خطاطی، جلد سازی، کپڑا بننا، یہ والی مہارتیں بھی سکھائی جاتی تھیں، ٹھیک ہے۔ پھر مالی اور انتظامی پہلو، دارالعلوم دیوبند ایک خود مختار ادارہ تھا، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کہا کہ ہم حکومت سے لا تعلقی اختیار کرتے ہیں اور حکومت سے کوئی مالی مدد انہوں نے نہیں لی۔ انہوں نے عام لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا، ٹھیک ہے۔ اساتذہ نے سادہ زندگی گزاری اور عوام کے وہ قریب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو تربیت تھی، عام لوگوں کی تربیت کے مواقع بھی پیدا ہوئے اور اسلام کا جو جمہوری نظام تھا اس کو اختیار کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جذبہ حریت، اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑتی جانیں اپنی نثار کرنے کی، ملک کے لیے جہاد کرنے کی، تو وہ جذبہ بھی انہوں نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تعمیر کردار، کیریکٹر بلڈنگ، ٹھیک ہے، اس پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا، جس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ بہت سارے مثالی لوگ ہمارے سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ پھر دیگر تعلیمی ادارے بھی انہوں نے بنائے، صرف دارالعلوم دیوبند نہیں۔ اس کے بعد دیکھیے مظاہر العلوم سہارنپور، مدرسہ فیض عام کانپور، مدرسہ اشرفیہ مراد آباد، یہ سارے شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی ہمارے جو دینی جو مدارس ہیں وہ اس تحریک سے متاثر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تصنیفی خدمات، بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، بہت سارے جو مقالے جو ہیں وہ تحریر کیے گئے، ٹھیک ہے۔ تصنیفی خدمات انہوں نے سر انجام دی، تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، عربی زبان اور ادب اور تاریخ اور سیرت، اس کے حوالے سے بہت ساری تصنیفات جو ہیں وہ لکھی گئیں، ٹھیک ہے۔ اور مصنفین میں مولانا محمود الحسن، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا محمد الیاس، ان کے نام زیادہ پرومیننٹ ہیں، یہ اس ٹائم کے مشہور رائٹرز ہیں۔ اچھا بیٹا، اس کے بعد تبصرہ دیکھیے،
खालिस्तान एक ये मजहबी तहरीक थी, ठीक है, तो दीन के हवाले से ये बहुत कामयाब थी, ठीक है। दारुल उलूम देवबंद के निसाब में तमाम जो इस्लामी मकतबा है फ़िक्र हैं और मारूफ तालीमी इदारों के निसाब हैं, उनकी बुनियादी बातें शामिल थीं, रवायात और इक़दार शामिल थीं, ठीक है, जो कामयाब भी रहीं, लेकिन निसाब तालिब इल्म के लिए बोझल हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ तहरीक देवबंद ने मुसलमानों में जो हिंदुआना रसूमात थी और बिदात थी उनको ख़त्म करने में तो अपना किरदार अदा किया, लेकिन ये जो वक्त की बदलती ज़रूरियात थी और बदलते तकाजे थे उनको पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। जैसे कि देखिए अंग्रेज़ी और साइंस को इसके निसाब में शामिल नहीं किया गया, जबकि वो वक्त ही तरक्की का दौर था, अंग्रेज़ी का और साइंस का दौर था, लेकिन क्योंकि उसको निसाब में शामिल नहीं किया गया तो निसाब अमली ज़िंदगी के तकाज़ों का साथ नहीं दे सका, ठीक है। फ़ारसी यहाँ पर निसाब में पढ़ाई जाती थी, जबकि हुकूमत फ़ारसी को बिल्कुल ख़त्म कर चुकी थी, वो सरकारी ज़ुबान नहीं थी, सरकारी मुलाजमत नहीं मिल सकती थी। मुलाजमत के लिए जिन्होंने साइंसी अलूम पढ़े हो, मगरबी अलूम पढ़े हो, अंग्रेज़ी ज़ुबान पढ़ी हो, वो लोग चाहिए थे, जबकि देवबंद ने इन सारे सब्जेक्ट्स का बायकॉट कर दिया, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट्स कौन से शामिल थे? फ़लसफ़ा, मंतक, इल्मी आज़ादी। अब ये बहस व मुबाहिसा की सूरत हाल पैदा हो गई, ठीक है, और वो सूरत हाल बढ़ते बढ़ते इख्तलाफात का बायस बन गई, ठीक है। एक तरफ जदीद तालीम की हौसला अफजाई नहीं की और दूसरी तरफ जो जदीद तालीम के इदारे थे उन्होंने भी इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखा, तो इस तरह से दो इदारे बन गए, एक दीनी तालीम का और एक दुनियावी तालीम का, जबकि हमेशा इस्लाम जो है प्रेफर करता है दीनी और दुनियावी तालीम को साथ साथ चलाए इंसान, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो खानों में बट गई और ये फासला बढ़ता चला गया, ठीक है, और ये आज तक हमारे माशरे में शामिल है। आज भी हमारे तालिब इल्म जो है दीनी तालीम को अलग समझते हैं, दुनियावी तालीम को अलग समझते हैं, ठीक है। इन्होंने कोशिश तो की कि इस्लामी तशख़्ख़ुस जो है बरकरार रखा जाए, लेकिन ये मगरिब की असरात होने को नहीं रोक सके, मुसलमान जो है इफ़ेक्ट होते चले गए, ठीक है। तो जब ये बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ साथ नुकसान भी तहरीक देवबंद के हमारे सामने आए, तो एक नई तहरीक शुरू हुई, उस तहरीक का नाम था तहरीक अलीगढ़, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने शुरू की, ठीक है। ये हमारा अगला लेक्चर है, इंशाल्लाह इसको हम कल पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें आपका होमवर्क है बेटा 10 MCQs एंड 5 शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर्स, और आपको बेटा जो चीज़ समझ में नहीं आई आप व्हाट्सएप ग्रुप में 11 से 12 बजे तक जो लेक्चर टाइम है उसमें अपनी अटेंडेंस के साथ ही अपना क्वेश्चन भी वहाँ पर रेज करें, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर वहीं पर आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए बेटा, अल्लाह हाफिज़।